प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली जीएसटी इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसमें 29 मार्च 2017 को ये पेश हुआ था और 1 जुलाई 2017 को ये हमारे हिंदुस्तान में एक्टिवेट हो गया था, इफेक्ट्स के अंदर आ गया था। 29 मार्च 2017 को तो पार्लियामेंट में पेश किया गया था और 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आ गया था। अब जो हमारा टैक्स है वो टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत और इनकम टैक्स हमारा आता है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन टैक्स पेयर फॉर गुड्स एंड सर्विस रिनार्ड। अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट लाइव्ड ऑफ द इनकम, revenue or profit of the taxpayer and can be passed on from one individual to another। बेसिकली क्या है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारे गुड्स के ऊपर लगता है और डायरेक्ट टैक्स हमारे लगता है इनकम के ऊपर। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका एक टैक्स दूसरे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई माल परचेज करा और परचेज करके मैं उस माल को बेच रहा हूँ, तो जिससे मैंने जब परचेज करा है तो मैं भी उसमें टैक्स ले रहा हूँ, फिर मैंने उसे आगे बेचा तो फिर वो भी टैक्स ले रहा है, फिर उसने और आगे सेल करा तो वो भी टैक्स ले रहा है। तो वो टैक्स क्या है कि एक से दूसरे में टैक्स पास ऑन होता चला जाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स इस तरह से पास ऑन नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स मेनली इनकम के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स, बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है, जब से इनकम हो रही है प्रॉफिट हो रहा है या कोई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारे डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। क्योंकि जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है और इनकम या जो हम अपनी बैलेंस शीट से जो हमारा प्रॉफिट हम जो शो करते हैं वो हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर हम जो सोच रहे हैं कि जीएसटी एकदम से 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पेश हुआ और 1 जुलाई 2017 को मार्केट के अंदर या हम कह सकते हैं कि हमारे ये इफेक्ट फॉर्म में आ गया, तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 2000 के अंदर जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब उनकी कमेटी ने जीएसटी बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरता गुजरता 2017 के अंदर ये एक्टिवेट हुआ है। 2000 से 2004 में गया, 6 में गया, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि हर साल इस जीएसटी के ऊपर कोई ना कोई काम हुआ है इसके अंतर्गत। तो जीएसटी बहुत लंबी हिंदुस्तान के अंदर एक रेंज रही है जिसके अंदर इसको लेके नहीं आए हम। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो जीएसटी है वो कितने तरह का होता है। बेसिकली यहाँ पर जीएसटी, कुछ प्रोडक्ट तो हमारे होते हैं इसमें एग्जेम्प्टेड। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो लगता है 0%, यानी कि नील रेटेड चलता है। कुछ प्रोडक्ट के अंदर हमारा जीएसटी लगता है 5%, कुछ में लगता है हमारा 12%, कुछ में लगता है हमारा 18% और कुछ में लगता है हमारा 28%। ये रेट्स वो हैं जो रूटीन के अंदर हमारे टैक्सेस के ऊपर लगी रहती है। लेकिन इसके अलावा दो टैक्सेस हमारे और हैं, 0.25% और 3%। ये हमारे टैक्सेस ऐसे हैं जो हमारे 0.25% तो बेसिकली हमारा लगता है खरड़ के ऊपर। खरड़ का मतलब आप समझें तो जो हमारे अंगुलियों के अंगूठियों के अंदर या मूंग या मोती की माला वगैरह जो हम पहनते हैं उस पर लगने वाला टैक्स जो होता है वो 0.25% होता है। यहाँ मूंगा मोती की तो बात करेंगे लेकिन डायमंड पर नहीं लगेगा। डायमंड 0.25 की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो 3% की कैटेगरी में आएगा। यहाँ खरड़ को मैंने बोला है कि 0.25% और उसका फिनिश स्टोन पे भी 0.25% लग रहा है, लेकिन डायमंड को इसमें से हटा दिया गया। डायमंड, सोना, चांदी, इन सब के ऊपर 3% का हमारा जीएसटी लगता है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि कुछ प्रोडक्ट हमारे एग्जेम्प्टेड है, कुछ पे 0% है, किसी पे 5% है, किसी पे 12 है, कोई 18 है, 28 है। 28% बेसिकली लग्जरियस आइटमों के ऊपर लगेगा, बाकी रूटीन्स आइटम के ऊपर 12 से 18% है। जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है उन पे 5% का टैक्स लगाया है
कुछ प्रोडक्टों को एग्जम्प्ट कर दिया है, कुछ के ऊपर 0% कर दिया है। एग्जम्प्ट और जीरो में भी डिफरेंट की बात करें तो एग्जम्प्ट का मतलब है कि उसको टैक्स की सीरीज से बाहर निकाल दिया है, और 0% का मतलब आज उस पर 0 है, हो सकता है कल 5 में चला जाए, 12 में चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है, जीएसटी की काउंसलिंग की बैठक होती है, उन बैठकों के अंदर इसका डिसीजन होता है कि जीएसटी हमारा कितना उसके ऊपर लगना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ GSTIN। इंडिया के अंदर जो हमारा जीएसटी नंबर है वो 15 डिजिट का है। जो जीएसटी नंबर है वो हमारा कितने डिजिट का है? 15 डिजिट का। 15 डिजिट की भी पूरी कैटेगरी सेट है। जीएसटी का जो सबसे पहले 2 डिजिट की जो न्यूमरिक वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी स्टेट कोड। स्टेट कोड के बाद 10 डिजिट का हमारा आता है पैन नंबर। 10 डिजिट के पैन नंबर के बाद एक सिंगल डिजिट का आता है एंटिटी कोड। उसके बाद एक 14th नंबर के ऊपर आता है जेड, जो उसका अभी कोई फ्यूचर यूज है, अभी इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते अभी हम यहाँ। और इसके बाद हमारा आता है एम, या चेक सम ऑफ डिजिट। बेसिकली चेक सम ऑफ डिजिट का मतलब है कि हम इस जो आपने जीएसटी नंबर डाला है उसको इंटरनली एक फॉर्मूले के अंतर्गत उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो इसमें डाला जाएगा। तो ये प्रोसेस का पार्ट जीएसटी डिपार्टमेंट का है, वो अभी ओपन नहीं है, हर आदमी को नहीं पता कि क्या प्रोसेस से वो अल्फ़ाबेट निकल के नहीं आता है। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर है कि फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड की है, जिसमें दिया है कि 1 to 2 डिजिट। जैसे मैंने 08 माना तो 08 बेसिकली राजस्थान का स्टेट कोड है, तो स्टेट कोड आ गया। 3 से लेके 12 तक के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पैन नंबर है। 13 नंबर के ऊपर जो है वो एंटिटी कोड है, वो स्टेट कोड। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये एंटिटी कोड 1, 2 भी आपने कई बार जीएसटी में देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है। 14th नंबर पर जेड है, जिसका भी कुछ नहीं पता, और लास्ट 15 नंबर चेक सम ऑफ डिजिट है। अब हम यहाँ पर एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टेट कोड को भी डिस्कस करेंगे, पैन कार्ड को भी डिस्कस करेंगे, एंटिटी कोड को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक अपन इन चीज़ों के बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल्स में इसको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए स्टेट कोड क्या होता है कि हर स्टेट का अपना अलग कोड होता है। स्टेट कोड का मतलब है कि मैं अगर मेरे पैन कार्ड से राजस्थान के अंदर अगर मैं जीएसटी अप्लाई करता हूं तो मेरा जो जीएसटी नंबर है उसकी स्टार्टिंग 08 से होगी। लेकिन अगर मैं इसी पैन कार्ड से अगर मैं हरियाणा के अंदर मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए मेरा जो स्टेट कोड है वो 06 है। तो वहाँ पर मेरा जो मेरा जीएसटी नंबर मिलेगा वो मेरे को 06 से स्टार्ट मिलेगा। अगर मैं उसी पैन कार्ड से मैं गुजरात में अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को जो जीएसटी नंबर मिलेगा वो 24 स्टार्टिंग मिलेगी, और उसके बाद मेरा पैन नंबर आएगा और फिर मेरा एंटिटी कोड आएगा। यहाँ एंटिटी कोड का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमने उस पैन कार्ड से एक स्टेट में कितनी बार जीएसटी लिया है। तो देखिए आज हम बात करते हैं पैन नंबर की। अभी हमने जीएसटी के बारे में समझा, इसके बाद स्टेट कोड के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल समझा। अब डिटेल के अंदर हम समझेंगे पैन नंबर को। पैन नंबर की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर हमारा 10 डिजिट का होता है, और इस 10 डिजिट को भी बिल्कुल डीपली परिभाषित किया हुआ है कि क्या क्या अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है। यहाँ हमारे जो सबसे पहले आता है कि इसमें जो फर्स्ट 5 लेटर्स होते हैं, जो पहले इसके अंदर 5 लेटर्स हैं, वो हमारे जो कि आपको यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है AFZP के, तो ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स है ये हमारे को हमेशा अल्फ़ाबेट के रूप में मिलेंगे। पहले 5 कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट होंगे, उसके बाद जो इसके बाद अल्फ़ाबेट के बाद 4 इसमें न्यूमरिक डिजिट मिलेंगे, और लास्ट वाला फिर हमको एक अल्फ़ाबेट मिलेगा जो कि हमारा ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है। जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो हमारा क्या मिलेगा, जैसे कोई भी हो सकता है। ऐसे ये जो अल्फ़ाबेट है अगेन वो एक, जैसे मैंने जीएसटी में बताया था आपको कि वहाँ पूरे फार्मूले को वो एक पूरे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को एक फार्मूले में फीड करते हैं, और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट। या एक बात यहाँ और बात मैं बताना भूल गया जीएसटी के रिगार्डिंग में, जीएसटी नंबर का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो 0 से 9 और ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना है, जो जीएसटी नंबर के अंदर जो 15th अल्फ़ाबेट है वो 0 से लेके 9 और ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन
पैन नंबर का जो लास्ट यानी कि 10th अल्फ़ाबेट है वो ए से लेके जेड के बीच में से कुछ आएगा, और उस नंबर का सही होना ही पैन नंबर की वेरिफिकेशन होती है कि अगर वो नंबर अगर अल्फ़ाबेट वो है तो इसका मतलब पैन नंबर आपका राइट है, और अगर वो नंबर नहीं है तो फिर वो पैन नंबर आपका गलत है। तो जो सॉफ्टवेयर की हम जब इसकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, टैली के अंदर हम या बीजी के अंदर जब हम पैन नंबर को फीड करते हैं तो वो फॉर्मूला डिपार्टमेंट ने उन लोगों को दे रखा है, तो उस फॉर्मूले से वो चेक कर लेते हैं कि ये पैन नंबर वैलिड है या नहीं है। ये नंबर किसका है ये वो नहीं बता रहा सॉफ्ट उस टाइम उनको, ये सिर्फ ये चेक कर लेता है कि इट इज़ वैलिड और नॉट वैलिड। अब इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसका भी हम, अब जैसे मैंने बताया कि पहले 5 जो करेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट है, उसके बाद 4 न्यूमेरिक डिजिट है, फिर बाद में अल्फ़ाबेट है। अब हम बात करते हैं पहले 5 करेक्टर्स के बारे में। तो पहले 5 करेक्टर का जो पहला 3 करेक्टर है वो रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ ए से लेके नहीं जेड के बीच में से कुछ भी हो सकता है। जो हमारा पहला जो 3 अल्फ़ाबेट है वो AFZ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारा ए से लेके जेड के रैंडम कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि हमारा पैन नंबर किस कैटेगरी के अंदर है। वो हमें पता लगता है 4th अल्फ़ाबेट से। तो देखो 4th अल्फ़ाबेट जो इंडिया के अंदर पॉसिबल है वो है 10 तरह के हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैन कार्ड के नंबर हो सकते हैं। नो योर 10 डिजिट पैन नंबर। तो 10 डिजिट पैन नंबर जो है उसके अंदर जो 4th अल्फ़ाबेट है वो हमारा ये बताता है कि हमारा पैन नंबर किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो देखिए पहला जो 4th लेटर जो है वो पॉसिबल है ABCFGHLJP और T, यानी कि देखो ABCPFGHLJP और T। ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मीन क्या होता है, AOP। AOP का मतलब होता है कि सेम उद्देश्य के लिए बहुत सारे लोगों ने मिल के नहीं एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप को सब लोग उसके नियमों को उसके उद्देश्यों को फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1958 के तहत सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। 2001 एक्ट के तहत हमारे यहाँ सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, और वो सोसाइटियों में जो उद्देश्य होता है वो समान उद्देश्य सारे सदस्य उसको फॉलो करते हैं। जैसे सदस्य संस्था के अंदर मान लो 15 सदस्य हैं तो 15 सदस्य उस संस्था के उद्देश्य को फॉलो करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारा नेक्स्ट है इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है कि हम एक से अधिक लोग किसी एक उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं और उस संस्था का एक निर्माण करते हैं। तो वो पैन नंबर जब अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि बी कैटेगरी के अंदर जाएगा। अगर 4th अल्फ़ाबेट सी है इसका मतलब वो कंपनी का पैन नंबर है। अगर 4th अल्फ़ाबेट अगर एफ आ रहा है तो इसका मतलब वो फर्म के रूप में रजिस्टर्ड है। फर्म का मतलब क्या है कि एक से अधिक लोग पार्टनर्स हैं और उन्होंने कोई फर्म बनाई है, और जब फर्म का वो पैन नंबर अप्लाई करते हैं तो 4th अल्फ़ाबेट एफ आएगा, तो इसका मतलब वो फर्म की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। अगर गवर्नमेंट संस्थान अगर अपना पैन नंबर अप्लाई करती है तो उसके 4th अल्फ़ाबेट में जी आएगा। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक इंडिया के अंदर एक फैसिलिटी है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर उसके अंतर्गत हम अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं या पैन नंबर उसके लिए अप्लाई करते हैं तो 4th अल्फ़ाबेट हमारा H आएगा। L लोकल अथॉरिटी, अगर कोई बाहर के लोग और उन्होंने किसी व्यक्ति को लोकल अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट कर दिया है और वो फिर पैन नंबर लेता है तो उसमें लोकल अथॉरिटी का 4th अल्फ़ाबेट L आएगा। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन यानी कि जो अपने जो न्यायपालिका के अंदर जो पैन नंबर अगर इशू करवाते हैं तो उसमें J आएगा। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल और पर्सन, जो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में यूज होता है, यानी कि जब व्यक्ति अपना खुद का पैन नंबर लेगा तो उसका 4th अल्फ़ाबेट P आएगा। आप भी अपने पैन नंबर को चेक कर सकते हो, तो आपका 4th अल्फ़ाबेट आपको P मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल T, ट्रस्ट। बेसिकली ट्रस्ट और AOP सेम से ही बात है,
लेकिन ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारे तहसील के अंदर हम उसको रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके उसको रजिस्टर करवाते हैं। और जो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो 1958 एक्ट या 2001 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। और ट्रस्ट हम व्यक्ति अपना जो पर्सनल फैमिली वाले खुद मिलके नहीं या कुछ लोग मिलके नहीं एक अलग से एक ट्रस्ट के रूप में गठित कर देते हैं, तो उसमें ये 2001 और 1958 एक्ट नहीं लगता है। ट्रस्ट का लोगे तो उसका पैन नंबर टी आएगा। तो ये मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर 10 तरह के पैन नंबर की कैटेगरीज होती हैं और वो हमें पता लगता है 4th अल्फ़ाबेट से। अब यहाँ अगर हम 5th अल्फ़ाबेट की बात करें तो बेसिकली 5th अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमारा सरनेम होता है, लेकिन सरनेम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के केसेज में काम करेगा, यानी कि पी। अगर हमारा 4th अल्फ़ाबेट पी है तो 5th अल्फ़ाबेट हमारा सरनेम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाम लिया अनिल गुप्ता, तो 5th अल्फ़ाबेट मेरे को जी मिलेगा। अगर हमारा 5th अल्फ़ाबेट मुझे क्या मिलेगा, जी लगा हुआ आएगा उसके अंदर। और बाकी सभी केसेस के अंदर जो भी आपकी फर्म हो या कोई एचयूएफ हो या एओपी हो, ट्रस्ट हो, बीओआई हो, लोकल अथॉरिटी हो, आरटी जुरिडिक्शन हो, गवर्नमेंट हो, उन सभी केसेस के अंदर जिसका कि 4th अल्फ़ाबेट CHF ATBLJG है, तो फर्स्ट नेम उसका 5th अल्फ़ाबेट बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ प्रोक्रिएटिव इंस्टीट्यूट, तो मेरा जो फिफ्थ जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा आएगा इसके अंतर्गत पी आएगा। और यहाँ बात करते हैं लास्ट करेक्टर की। लास्ट हमारा जो करेक्टर्स है वो हमारा 10th है, जो कि हमारा चेक ऑफ सम डिजिट्स की बात है, यानी कि 5 अल्फ़ाबेट और नंबर्स को वो एक फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करके नहीं, और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमारा वो जनरेट करता है। दैट इज अवर 10th अल्फ़ाबेट। तो आज तक आपने पेन नंबर को पेन नंबर के रूप में देखा होगा, इतनी गहराई से शायद नहीं समझा होगा जितनी गहराई से मैंने आपको आज पेन नंबर के बारे में बताया है। पूरी डिटेल्स के अंदर पेन नंबर के बारे में बता दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो जीएसटी नंबर का हमारे पास 13 अल्फ़ाबेट है, वो 13 बेसिकली अल्फ़ाबेट नहीं है, 13 न्यूमरिक डिजिट है, वो हमारी कहलाती है एंटिटी कोड। एंटिटी कोड के अंदर को पता लगाने के लिए मैंने एक छोटे से एग्जांपल रखे हैं। यहाँ पर एक पेन नंबर है AAACI1195H और इसके बाद 13 जो न्यूमरिक डिजिट है वो 1 है। इसका मतलब है कि मैंने हरियाणा के अंदर, ये जहाँ मैंने इसमें दिखा रहा हूँ, तो ये मैं हरियाणा के अंतर्गत इसको मैंने एक बार जीएसटी के लिए अप्लाई करा है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अगर हरियाणा के अंदर मैंने दोबारा से अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो ये जो एंटिटी कोड है वो 2 नंबर आ जाएगा। अगर मैं एक स्टेट कोड में एक पैन नंबर को एक बार अप्लाई करता हूं तो 1 आएगा। उसी स्टेट के अंदर अगर मैं पैन नंबर को दोबारा से जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दूंगा तो वहां 2 लिखा आ जाएगा। सेम एग्जांपल दिल्ली में, इसी पैन नंबर से अगर मैंने दिल्ली में अप्लाई करा तो ये 1 ही आया। अगर मैंने सेम पैन नंबर से मैं राजस्थान में अप्लाई करा तो भी मेरा 1 ही आएगा। मैंने जितनी इस राजस्थान में पहली बार अप्लाई करा, दिल्ली में भी अप्लाई कर दिया, हरियाणा में भी अप्लाई कर दिया, तो तीनों में मैंने अप्लाई करा, लेकिन तीनों के अंदर सिर्फ शुरू के जो डिजिट्स हैं वो 06, 07, 08 आ गई। लास्ट का इस फॉर्मूले में 06 लगने से, पैन नंबर लगने से तो क्यू बनता है, जो भी इसका इंटरनल फॉर्मूला है उसमें ओ बना, उसके अंदर एम बना, लेकिन एंटिटी कोड तीनों के अंदर 1 आया। अगर मैंने तीनों ही स्टेट के अंदर दोबारा अप्लाई कर दिया पैन नंबर तो एंटिटी कोड मेरा 2 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि पैन नंबर को जब हम एक स्टेट के अंदर एक बार अप्लाई करते हैं तो 1 आता है और दूसरे में अप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अगर हमने एक पैन नंबर को 2 अलग अलग स्टेट में अप्लाई करा है और दोबारा उन्हीं स्टेटों में अप्लाई नहीं करा है तो दोनों स्टेटों के अंदर एंटिटी कोड 1 ही आएगा। दिस इज नोटेबल पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अगेन, बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जीएसटी। बेसिकली इसको समझाने के लिए मैंने कुछ हल्का सा ग्राफिक्स का भी उपयोग किया है। हमारा जो जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में काम करता है। एक होता है हमारा इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है हमारा इंटर स्टेट। अब पहले बात करते हैं इंट्रा स्टेट की। तो इंट्रा स्टेट के अंदर जब जो जीएसटी जब लगेगा तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में लगेगा। जब यहाँ पर लगेगा तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में लगेगा। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, जब
एक राज्य में एग्जांपल ले रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अगर मैंने एक शहर से दूसरे शहर में माल खरीदा या बेचा, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि मैंने 2 शहरों के अंदर से माल खरीदा या बेचा। अब देखो, मैंने यहाँ से माल खरीद के नहीं वहाँ बेचा या वहाँ से खरीद के नहीं मैं माल को यहाँ लेके आया, तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारा जो टैक्स लगेगा वो CGST और SGST लगेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी फर्म राजस्थान में रजिस्टर्ड है। ध्यान देने वाली बात है कि हमारी फर्म राजस्थान में रजिस्टर्ड है, और राजस्थान के हम किसी भी शहर के अंदर माल खरीदते या बेचते हैं तो जो हमारा बिल होगा, अगर परचेज बिल लेंगे तो CGST SGST लग के नहीं आएगा, और अगर हम सेल करते हैं तो भी CGST SGST लगेगा। एक शहर के अंदर भी अगर हम माल खरीदें और उसी शहर में माल बेचें तो भी हमारे ऊपर CGST SGST लगेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि दूसरे राज्य की बात करें, यानी कि हम अगर दिल्ली से राजस्थान के अंदर अगर माल खरीदते हैं बेचते हैं तो हमारे स्टेट अलग अलग होंगे। हमारा GST नंबर का जो अगर GST नंबर के जो नंबरिंग है, मान लीजिए कि मेरे राजस्थान के अंदर बात करूँ तो 08 से स्टार्टिंग हो रही है और दिल्ली की बात करूँ तो 07 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों के स्टेट अलग अलग हो गए। तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम एक ही स्टेट में माल खरीदेंगे बेचेंगे तो हमारे पास लगेगा CGST, और दूसरे स्टेट से माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसके ऊपर लगेगा IGST। तो ये बात मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी आपको कि CGST और SGST और IGST कब हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ, देखो ये टॉपिक मैं डिस्कस जरूर अभी कर रहा हूँ, अभी हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे को पहले GST की जब हम एंट्रीज करेंगे परचेज सेल्स बिल की, तब ये और डिटेल में समझ में आएगा। जब उसका एक्चुअल में डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल हम करेंगे तब इसको आप और डिटेल में समझ पाओगे। लेकिन अभी हम फिर भी समझने का प्रयास करते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। देखिए, जब हम माल खरीदते हैं तो हमको जो हमें GST मिलता है वो इनपुट के रूप में मिलता है, और जब हम माल को सेल करते हैं तो उस GST को हम कहते हैं आउटपुट। तो हमने बहुत बार एक नाम सुना होगा कि आपके पास ITC कितना है। ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि जब हमने कोई माल खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हम बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हमने राजस्थान के अंदर से कोई माल खरीदा, राजस्थान का ही हमारा GST नंबर है, और राजस्थान से हमने मान लो 100 रुपये का माल खरीदा और उसके ऊपर 18 रुपये हम GST दे के नहीं आए। तो जब हमने राजस्थान से माल खरीदा तो हमने जो GST दिया तो उसमें CGST और SGST के रूप में हमारे का टैक्स हमारे पास लग के नहीं आएगा। तो हमें जो टैक्स मिला वो CGST और SGST के रूप में मिला। वही अगर हमने 100 रुपये का माल दिल्ली से खरीदा होता तो वो हमारे पास IGST के रूप में लग के नहीं आता। अब राजस्थान में खरीदे हुए माल को हमने राजस्थान के अंदर ही बेच दिया, और उसको मान लीजिए हमने 200 रुपये का बेचा। अब उस पर 18% लगाएंगे तो हमारे पास 36 रुपये हमारे पास टैक्स हो गया। अब 36 रुपये में से हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो देखो, जब हमने परचेज करा तो हमने 100 रुपये का हमारे पास आया 18 रुपये, और सेल करा तो हमारे को 200 रुपये में हमने उस माल को बेचा तो हमारे पास आया 36 रुपये। अब हम 18 रुपये तो परचेज करते समय गवर्नमेंट को दे चुके हैं, हमने 36 वसूला, लेकिन 36 में से 18 दे चुके, तो हमारे पास 18 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट अमाउंट हुआ। अब उस 18 समय में क्या है कि हमारा 9% तो CGST है, 9% हमारा SGST है। अब इसका एडजस्टमेंट करना है। जब हमने माल परचेज करा तो अगर हमारे पास GST पहले से है, जब हमने माल परचेज करा और अगर हमारे पास GST पहले से है, अगर इनपुट हमारे पास CGST है और आउटपुट करके नहीं जो हमने CGST वसूला है, तो सबसे पहले CGST CGST में एडजस्ट करेगा और बचे हुए अमाउंट को वो IGST में एडजस्ट करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर हमारे पास CGST का इनपुट बचेगा तो वो सबसे पहले उस अमाउंट को CGST में एडजस्ट करेगा। CGST में एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा उसको वो लेके जाएगा IGST के अंतर्गत। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है हमारा SGST है। अगर हमारे पास टैक्स SGST के रूप में अगर बचता है तो वो SGST SGST के रूप में एडजस्ट करेगा और बचे हुए पार्ट को IGST के रूप में एडजस्ट करेगा। यहाँ कभी भी जो टैक्स का इनपुट बचता है वो टैक्स का इनपुट CGST और SGST के अंदर आपस में एडजस्ट नहीं होता है। ये बात आपको यहाँ पर
नेक्स्ट, अगर हमारा इनपुट टैक्स अगर हमारे पास आईजीएसटी के रूप में एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी में एडजस्ट करेगा। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसको हम सीजीएसटी में एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद पैसा बच जाएगा तो एसजीएसटी में एडजस्ट कर देंगे। यानी कि आईजीएसटी तो तीनों में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सीजीएसटी में एडजस्ट करेगा, बचे हुए को आईजीएसटी में एडजस्ट करेगा, एसजीएसटी में एडजस्ट होगा और बच्चे कुछ को वो आईजीएसटी में एडजस्ट करेगा। सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं होता है। इसका एक्चुअल जब प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा, जिसके जब मैं आपको ये बात सिखाऊंगा कि देखिए ये हमारे पास परचेज के अंदर इस वक्त ये इनपुट बचा है एक्स्ट्रा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आउटपुट बचा है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इस नियम को आपको ध्यान रखना है कि इसका हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। अब बात आती है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये भी एक अपने आप में जब जीएसटी आया तो जीएसटी के हर प्रोडक्ट के साथ एक कोड हमारे साथ जुड़ गया है, एंड दैट इज HSN कोड। HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये हमारा एक कोड होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दैट इज ए HSN कोड। बेसिकली HSN कोड ये तो है नहीं कि ये जीएसटी आया और HSN कोड हिंदुस्तान में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए HSN कोड को बनाया किसने? HSN कोड को एक संस्था है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WCO। इस संस्था ने एक HSN कोड का फॉर्मूला डेवलप किया। बेसिकली ये फॉर्मूले की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें कि हम अपने इंडिया की बात करें, और इंडिया के अंदर अगर हम किसी भी सिटी या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वहाँ होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ के लोकल नेम से हम उसको जानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम जब बिल बनाते हैं तो हम उस लोकल नेम को ही लिख देते हैं। अगर लोकल ही परचेजर है तो उस नाम को वो समझ जाता है, लेकिन अगर परचेज करने वाला व्यक्ति बाहर का है तो वो उस नाम को कई बार नहीं समझ पाता। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि राजस्थान के कुछ शहरों के अंदर तरबूज जो है अपन उसको तरबूज ही बोलते हैं, और अगर उसी तरबूज को अगर हम गुजरात साइड के जोधपुर साइड के अंदर जाएं तो वहाँ उसका नाम मतीरे के नाम से उसको ज़्यादा पॉपुलर है। तो बेसिकली मतीरा और तरबूज एक ही है, लेकिन वहाँ मतीरे के नाम से पॉपुलर है और यहाँ तरबूज के नाम से पॉपुलर है। अब अगर वहाँ का आदमी जो रिटेलर है अगर उस बिल के अंदर मतीरा लिख के नहीं राजस्थान के किसी अन्य राज्य में भेज दे और वो वहाँ का जब पढ़ के देखे पहले सब मतीरा आया है तो कन्फ्यूज हो गया कि भाई ये क्या प्रोडक्ट आया। तो ये एक प्रॉब्लम थी वर्ल्ड वाइज की, भाषा प्रॉब्लम थी कि भाई हर देश की, हर शहर की, हर स्टेट की, वर्ल्ड की, हर कंट्री की अलग अलग भाषाएं होती है, और भाषाओं के हिसाब से नामों के जिस भाषा में जो चीज़ को जिस नाम से बोला जाता है उसको उसी नाम से बोला जाएगा। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारा प्रोडक्ट आ क्या रहा है और बिल किस नाम से हो रहा है। तो उसको समझने के लिए एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एक HSN कोड यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डेवलप किया। फिलहाल इसके आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 181 मेंबर्स इससे WCO जो HSN कोड को यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 98% वर्ल्ड का 98% जो ट्रेड होता है, बेसिकली जो व्यापार होता है, वो HSN कोड के माध्यम से ही होता है। अब इंडिया 1971 में WCO का सदस्य बन गया था और 1986 से सिस्टम को वो यूज कर रहा है। लेकिन अभी जो इंडिया इस सिस्टम को यूज कर रहा था वो सिर्फ माल के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर काम आ रहा था, बाकी इसका लोकल सिस्टम में ये यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि लोकल सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ वैट पहले जब चलता था उससे पहले हमारा CST वगैरह चलता था, तो वहाँ हम सेल टैक्स चलता था, तो वहाँ हमारे को HSN कोड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जब GST आया तो हमारे लिए भी ये HSN कोड लागू कर दिया गया है। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट वाले हैं वो जानते हैं कि HSN कोड आज से नहीं है, 1986 से वो लोग उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं। हम लोगों के लिए नया है, बाकी सब इसे यूज पहले से कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ जो HSN कोड होता है बेसिकली वो 12 डिजिट तक जा सकता है। वर्ड वाइज की बात करें तो ये हमारा जो HSN कोड जो हमारे पास है, जो मेरा एग्जांपल आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोड हमारा यहाँ पर ये 6 डिजिट का है और नेशनल हमारा 6 डिजिट का है। ये 6 डिजिट तो एक कंपलसरी डिजिट है इंटरनेशनल में। अगर हम मार्केट को ट्रेड में अगर हम यूज करते हैं, कोई माल को अगर हम एक देश से दूसरे देश में डालेंगे तो ये 6 डिजिट तो कंपलसरी है।
और नेशनल अगर आपका कंट्री 2 डिजिट से काम कर रहा है तो वो 2 डिजिट से कर सकता है, 4 से कर रहा है तो 4 से कर सकता है, और 6 से कर रहा है तो 6 से कर सकता है। कहने का मतलब है कि 12 डिजिट मैक्सिमम हो सकती है। इंडिया 8 डिजिट पे काम करता है, यानी कि इंटरनेशनल के तो 6 डिजिट और हमारी कंट्री का 2 डिजिट, यानी कि हमारा कुल हो गया 2, 2 4 6 और 2 8। अब ये HSN कोड के जो पार्ट्स हैं, बेसिकली 2-2 पार्ट में ये मिलके बनता है, और ये जो पार्ट्स हैं इन हर पार्ट्स का हमारा डेफिनेशन होती है। हमारे पास हर पार्ट की हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ जो पहली जो 2 डिजिट है बेसिकली वो हमारी कहलाती है चैप्टर्स। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट दो डिजिट होती है ये हमारी कहलाती है इसकी हेडिंग, और नेक्स्ट हमारी जो 2 डिजिट होती है ये कहलाती है हमारी सब हेडिंग। और बेसिकली ये जो लास्ट की 6 डिजिट है इनमें से जो भी जितना यूज करता है तो ये सब डिवीजन कहलाता है। बेसिकली ये हमारा क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत सब डिवीजन हमारा कहलाता है। यहाँ अब हम जो HSN कोड के जो हमने यहाँ पर आपको बोला कि ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो बेसिकली जो HSN कॉन्सेप्ट है उसने पूरे HSN कोड को 21 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है? 21 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और हर सेक्शन की अपनी एक परिभाषा है। ये सेक्शंस हैं, इनके अंदर 99 चैप्टर्स हैं। एक कुल हमारे 21 सेक्शन हो गए, और 21 सेक्शन के अंदर 99 चैप्टर्स हो गए, और इन चैप्टर के अंदर 1244 यानी कि 1244 हेडिंग्स हैं, और 5224 हमारी इसके अंदर सब हेडिंग है। अब देखो, अगर हम इन सेक्शंस की परिभाषा को देखना चाहें कि सेक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट का HSN कोड है वो जो प्रोडक्ट का HSN कोड है वो उससे बिल्कुल मैच करेगा। अभी देखो सामने का एग्जांपल दे रखा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को लिया है सेक्शन 2 के अंतर्गत। अब सेक्शन 2 की परिभाषा है कि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आएंगे इसके अंतर्गत। पाइनएप्पल भी इसी में आएगा, संतरा भी इसी में आएगा, नींबू भी इसी में आएगा, आम भी इसी के अंदर आएगा। तो सब चीज़ जो वेजिटेबल्स हैं, आपकी जितनी भी तरह की वेजिटेबल है, मैंने फ्रूट्स के नाम लिए, पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये जितनी भी वेजिटेबल है, टिंडा है, घिया है, सब सेक्शन 2 के पार्ट्स हैं। क्योंकि ऐसा नहीं किसी को उठा के उसका भी कोई भी HSN कोड डाल दो, ऐसा भी नहीं है। हर HSN कोड के डिजिट्स का मतलब होता है। अब सेक्शन 2 के अंदर ये गया है चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत। अब चैप्टर नंबर 8 की परिभाषा उन्होंने डिफाइन कर रखी कि चैप्टर नंबर 8 का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो एडिबल हो, फ्रूट्स हो, नट्स हो, पील और सिट्रस या मिलोन्स उसके अंदर हो, यानी कि उसमें विटामिन सी यानी कि जूस हो, जिसके अंदर सिट्रस माने जूस हो, मिलेंस हो, फ्रूट्स हो, नट हो, तो ये सारे चैप्टर 8 के पार्ट है। अब यहाँ पर इसको फिर हेडिंग में डिफाइन करा है 04। देखो सेक्शन 2 में चला गया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने कह रहा हूँ कि 99 जो चैप्टर होते हैं और ये 21 सेक्शन में डिवाइड है, तो पहले सेक्शन के अंदर कितने चैप्टर हैं, दूसरे सेक्शन में कितने चैप्टर हैं, तीसरे में कितने सेक्शन है, और 21वें में कितने चैप्टर हैं। यानी कि हर सेक्शन के अंदर फिक्स चैप्टर है। 99 जो चैप्टर हैं वो इन 21 सेक्शनों के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। तो जो सेक्शन 2 में वेजिटेबल प्रोडक्ट है, तो वेजिटेबल प्रोडक्ट में वही चैप्टर्स आएंगे जो वेजिटेबल से संबंधित है। लेकिन अब वेजिटेबल के अंदर भी तो कैटेगरी है ना, तो उन कैटेगरीज को बांटने के लिए चैप्टर में चलेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पर देखिए कि इसके बाद इसमें दिया है 04। 04 हमारी हेडिंग है, यानी कि अगर 08 चैप्टर के अंदर 04 हेडिंग की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो वो परिभाषा है डेट्स, फिग्स, पाइनएप्पल, एडोकेट्स और एक्सेट्रा, फ्रेश और ड्राइड। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट 04 वाली हेडिंग में दिए हैं। अब 04 में तो सब कुछ है, यानी कि डेट्स भी है, फिक्स भी, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो पाइनएप्पल प्रोडक्ट है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पाइनएप्पल है। तो इसका पता लगेगा हमारे को सब हेडिंग से। तो सब हेडिंग हमारी क्या है, इसमें 30 है। तो यानी कि 08 का मतलब है कि ये चैप्टर ये सेक्शन हमारे 2 का पार्ट है, क्योंकि जो 08 चैप्टर है वो हमारे सेक्शन 2 का है। अभी वो आगे देखते हैं अपन। और 08 का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इस परिभाषा से कंप्लीट कर रहा हो। 04 का मतलब ये प्रोडक्ट है, और 30 का मतलब पाइनएप्पल है। और लास्ट में आ गया 10 यानी कि ये हो गया नेशनल कोड।
नेशनल कोड का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का पाइनएप्पल है, ठीक है। यानी कि ये सारे कोड के साथ अगर 0.10 लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा इंडिया का पाइनएप्पल हो गया। अब देखिए कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बेसिकली इसके अंदर हमने सब कुछ मैंने आपको बताई दिया डिटेल्स में। अब यहाँ एग्जाम्पल चैप्टर 1 कॉटन वगैरह ये सब छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पर जो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और भी लिए हैं, लेकिन एक बात हमको इंडिया के रिगार्डिंग एक बात हमें यहाँ डिस्कस करनी है, और वह कि इंडिया को जीएसटी नंबर जब हम लोकल बिलिंग करते हैं, अभी हम ये तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी और दी है, इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीन के ऊपर ये अभी आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि हमको कितने डिजिट का एचएसएन कोड यूज करना पड़ता है। बेसिकली से कि हम जब बिल बनाते हैं तो किस पार्टी को कितने डिजिट यूज करने पड़ेंगे एचएसएन कोड के बिल बनाने के लिए। तो देखिए, अगर हमारा टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है तो आप बिना एचएसएन कोड के भी बिल बना सकते हो, ठीक है ना। डीलर विथ टर्नओवर ऑफ लेस देन 1.5 करोड़ विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अडेप्ट एचएसएन कोड फॉर देयर कमोडिटीज। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो या ये जो मैं ये एचएसएन कोड बता रहा हूँ ना, ये अभी इंडिया के अंदर बिल करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया के लोकल बिल बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे 2 डिजिट एचएसएन कोड सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारा टर्न ओवर 5 करोड़ से कितना भी ज़्यादा हो तो हमारे को 4 डिजिट चाहिए। तो बेसिकली आपने नोट किया होगा कि जितने भी बिल्स आते हैं, चाहे उसका टर्न ओवर 1.5 करोड़ से कम हो, ज़्यादा हो, 5 करोड़ के बीच का हो, नहीं हो, मोस्टली हर आदमी 4 डिजिट यूज करता है। कि वो सोचता है कि बोले ठीक है यार, मैं ना यूज करने से अच्छा है कि मैं एचएसएन कोड डाल दूँ, एक रूटीन में, हैबिट में आ गया है। रूल्स तो कहता है कि आप भले ही मत डालो अगर आपका टर्नओवर उतना नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जहाँ जिसका 10 लाख का भी अगर टर्नओवर है तो भी वो एचएसएन कोड लिख के नहीं डालता है कि भाई मेरे इस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड ये। नियम ये कहता है कि आप 1.5 करोड़ के टर्नओवर में फ्री हो, 1.5 से 5 के अंदर 2 डिजिट से भी काम चल जाएगा, और 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो आपको 4 डिजिट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ इम्पोर्ट export, HSN code of 8 digit shall be compulsory as the GST has to be compatible with international standard and practice। यानी कि अगर हमारा HSN कोड 8 डिजिट अगर हमारा 8 डिजिट का हमें यूज करना पड़ेगा, अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो हमें 8 डिजिट का ही HSN कोड यूज करना पड़ेगा। दैट इज आवर इंटरनेशनल पॉलिसी की। वहाँ पर आप ये 2 डिजिट 4 डिजिट नहीं लगाना, ये वहाँ काम नहीं करेगी, वहाँ आपको पूरा इसमें काम करना पड़ेगा। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे अपने सेक्शंस जो हमारे यहाँ होते हैं, 21 सेक्शंस हैं, 99 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में मैंने देखो डिटेल्स में यहाँ पर हर पेज मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया है इसके अंदर। सेक्शन 1 का मतलब होता है लाइव एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। यहाँ आप जाओगे, इसके अंदर इसमें 5 चैप्टर लिए गए हैं, 5 चैप्टर की डिटेल परिभाषा ले दी है कि पहले चैप्टर के अंदर लाइव एनिमल आएंगे, दूसरे चैप्टर में मीट वगैरह आएगा, तीसरे में फिश ये आइटम्स आएंगे, चौथे चैप्टर में डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, 5वें चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स आएंगे। अब जैसे हमारा चैप्टर नंबर 6 आएगा, यानी कि लाइव ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, बर्ड्स, रूट्स एंड लाइक सच एंड एक्सेट्रा, एडिटिव, वेजिटेबल, कर्टेन, रूट एंड ट्यूबर, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये सब आ गया आपके वेजिटेबल प्रोडक्ट के अंतर्गत। तो हमारे सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें 5 चैप्टर है, सेक्शन 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे 14 चैप्टर हैं, सेक्शन 3 के अंदर हमारा चैप्टर 1 ही है 15, सेक्शन 4 की बात करें तो उसमें 16 से लेकर 24 चैप्टर दिए हुए हैं, सेक्शन 5 की बात करें तो 25 से लेके नहीं इसमें 27 हैं, छठे 6th के अंदर 28 से लेके 38 है, 7th में 39 से 40 चैप्टर है, 8th के और 8th में 41 से 43 तक है, 9th में 44 से 46 है, 10th में 47 से 49 है, 11th में 50 से लेके नहीं आपके 63 है, 12th में 64 से लेके 67 है, 13th में 68 से 70 है। ये इस तरह से हमने पूरे आपको 21 चैप्टर और 98 चैप्टर की डिटेल पूरी मैंने दे दी है। अब मैंने तो आपको चैप्टर 99 बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ जो चैप्टर की डिटेल दी है वो आपको 98 के दी है। बेसिकली 99 जो चैप्टर है उसके अंदर सर्विसेज आती है। यहाँ जो चैप्टर 98 तक के हैं
वो सारे वो हैं जो फिजिकली आइटम है जिन्हें हम टच कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए, अगर आप देखो जीएसटी को, अगर एक बार एक शब्द को मैं वापस आपको डिफाइन करता हूँ, शुरू में नहीं बोला था मैंने, अब बताता हूँ कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस। गुड्स यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, जिनका होने का एहसास कर सकते हैं, जिनको हम खरीद के अपने घर ला सकते हैं, उठा के हम लेके आ रहे हैं, उनको पकड़ के हम लेके आ रहे हैं, तो उनको हमने छू सकते हैं, तो वो सब कहलाते हैं गुड्स। यानी कि वो हमारे जाएंगे 98 चैप्टर्स के अंतर्गत, 21 सेक्शन में डिफाइन करा है उनको। और जो हमारी सर्विस है, जैसे हमने सीए से सर्विस ली, किसी एडवोकेट से हमने सर्विसेज ली, तो वो जाएगा हमारा चैप्टर 99 के अंदर, यानी कि वहाँ सिर्फ हमारे पास सर्विसेज आती है। देखिए लास्ट में मैंने आपको एक नीचे एक HSN कोड की मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। यहाँ आपको 438 पेजेस के, आई थिंक 438 से शायद ज़्यादा पेजेस हैं, उसमें आपको पूरी PDF फाइल मिल जाएगी कि किस HSN कोड की, जिसमें सारे सेक्शंस वगैरह, चैप्टर, उनके नंबर्स, उनके कोड, जो भी वर्ड के अंदर जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, या पॉसिबल जो HSN नंबर है, वो सब इस PDF फाइल के अंदर है, जो नीचे एक लिंक दे रखा है। आप इसको यहाँ पर खोल के नहीं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि वर्ड में कितने तरह के प्रोडक्ट है और उन सब प्रोडक्टों का HSN कोड क्या है। इसके अलावा भी आप एक गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे, GST रेट फाइंडर करके नहीं, एक गूगल भारत सरकार का एक ऐप है, उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उससे भी हम उसमें HSN कोड डाल के नहीं उस प्रोडक्ट का नाम मालूम कर सकते हैं, GST रेट डाल के उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं वो मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल के नहीं उसका GST रेट और उसका HSN कोड वो भी मालूम कर सकते हैं। इस तरह से उसमें बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशंस एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वहाँ आप जाके उसको चेक कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि GST, पैन नंबर, HSN के बारे में डिटेल थ्योरी इससे ज़्यादा और भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। क्योंकि क्लास लेंथी थी, तो आप 1 या 2 बार इसको सुनना, तभी आपको याद हो पाएगा। एक बार में तो मुझे नहीं लगता याद हो जाए सारी बातें। बट थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उम्मीद करता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को भी आप इसके बारे में बताएंगे। बाकी हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।